Hello everyone. Welcome again to live session of Monologue classes. I'm Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu news analysis. Today is 12th October 2023. So I will discuss the most important news of today's newspaper. Now we come to the first important news, that is Operation Ajay set to evacuate Indian national from Israel. So गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है अजय, और इसका मेन पर्पज है कि जो हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं और जो कि इजराइल में अभी एट प्रेजेंट हैं, तो उनको वहां से इवैक्यूएट किया जाए। ठीक है। सिमिलर ऑपरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, नेमली कावेरी। सो दिस कावेरी ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम सूडान। दिस वाज लॉन्च्ड इन अप्रैल May 2023. So the name of these two operations is very important. Now we come to the next news. SC firm on transfer of Manipur High Court judges. तो बेसिकली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि जो मणिपुर हाई कोर्ट के प्रेजेंट जजेस हैं, जस्टिस MV मुरलीधरन, उनको उनका ट्रांसफर किया जाए कैलकाटा हाई कोर्ट। Reason was for the better administration of justice. This collegium system is headed by the Chief Justice D.Y. Chandrachud जी। लेकिन सब्सिक्वेंटली जो जस्टिस मुरलीधरन जी हैं, इन्होंने रिक्वेस्ट की कॉलेजियम से कि उनका ट्रांसफर कैलकाटा हाई कोर्ट को ना किया जाए, बल्कि उनका ट्रांसफर या तो पेरेंट हाई कोर्ट ऑफ मद्रास, मतलब या तो मद्रास हाई कोर्ट को किया जाए, या फिर उनको मणिपुर हाई कोर्ट में ही रहने दिया जाए। लेकिन उनकी इस रिक्वेस्ट को कॉलेजियम ने नहीं एक्सेप्ट किया। सो दिस इज द न्यूज, बट नाउ वील अंडरस्टैंड द लीगल एस्पेक्ट regarding the transfer of judges of high court. So there is article 217 of Constitution of India, it deals with the power of transfer of judges of high court. So article mentioned that the president has power to transfer the judges of high court from one high court to another high court. लेकिन यहाँ पर वर्ड कॉलेजियम लिखा हुआ है, तो बेसिकली फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय द प्रेसिडेंट on the recommendation of the collegium system. So this word collegium is not mentioned anywhere in the Constitution of India, but president is bound to accept the advice given by the collegium. तो अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर कौन सी अथॉरिटी करती है, एंड वहां पर ऑप्शन है प्रेसिडेंट, कॉलेजियम, गवर्नर, ETC, तो वहां पर president will be the correct answer. Now we come to next news. Next news is the Maharashtra speaker to hear disqualification petitions of the rival Shiv Sena factions today. So basically this news is regarding the split of Shiv Sena. So Shiv Sena is a political party of Maharashtra. अब शिव सेना जो पॉलिटिकल पार्टी है, इसका स्प्लिट हुआ था, और इसमें एक MLA जो एकनाथ शिंदे जी हैं, हु इज द प्रेजेंट CM ऑफ द महाराष्ट्र, कुछ MLA उनके साथ चले गए थे एंड दे जॉइन द बीजेपी। ठीक है। तो यहाँ पर एक तो शिवसेना जो ओरिजिनल शिवसेना है वो, ठीक है, और एक शिवसेना जो दूसरी शिवसेना इसमें से बनी, जो कि उद्धव ठाकरे। तो बेसिकली फिर इस पर एक लीगल इशू ये हुआ कि ओरिजिनल शिवसेना जो है इट वाज फॉर्म्ड बाय द बाला साहब ठाकरे जी। ठीक है। और इसको लीड कर रहे थे उनके सन उद्धव ठाकरे। लेकिन सब्सिक्वेंटली क्योंकि इसमें स्प्लिट हो गया और कुछ MLAs चले गए एकनाथ शिंदे जी के साथ, एंड दे जॉइंड हैंड्स विद द बीजेपी और फॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। नाउ ये जो लोग
शिंदे ग्रुप के साथ गए, इनकी डिस्क्वालिफिकेशन को चैलेंज किया गया या इनकी क्वालिफिकेशन को चैलेंज किया गया, हम ऐसे बोल सकते हैं, ऑन द ग्राउंड ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉज। अब ये एंटी डिफेक्शन लॉज क्या है? देखिए, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं और शेड्यूल नंबर 10 जो है, इट डील्स विद द एंटी डिफेक्शन लॉज। इट डील्स विद द एंटी डिफेक्शन लॉज। अब ये एंटी डिफेक्शन लॉज क्या है? इसको बोलते हैं हम दल बदल कानून। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल में पाई जाती है और इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऐड किया गया था, इट वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको इंसर्ट किया गया था और इनकॉर्पोरेट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कहता है कि अगर कोई पर्सन किसी और एक पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर इलेक्शन को जीतता है और इलेक्शन जीतने के बाद अगर वो ही पर्सन किसी सब्सिक्वेंट पॉलिटिकल पार्टी को या किसी अदर पॉलिटिकल पार्टी में चला जाता है या उसको ज्वाइन कर लेता है सब्सिक्वेंटली आफ्टर विनिंग द इलेक्शन, तो वहां पर वो पर्सन एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से डिस्क्वालीफाई हो जाता है। लेकिन अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 MLAs किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ की पैराफेरी में नहीं फॉल करता एंड इट इज कंसीडर्ड वैलिड। तो उसी पर जो महाराष्ट्र के स्पीकर हैं वो डिसीजन लेंगे। व्हाट वुड बी द डिसीजन? वी विल कम टू नो अबाउट इट सब्सिक्वेंटली। व्हाट डिसीजन will be taken by the concerned speaker. Speaker has the right to take the decision in this regard because courts do not have jurisdiction in the matters related to the legislative assembly or the parliament because of the doctrine of separation of power. Now we come to next. Now we come to the next news, and the next news is UN Security Council reform is a song in a loop. So this editorial news given by the Shashi Tharoor. Shashi Tharoor is the MP of Congress party and he has expressed his views regarding the reforms in the Security Council. Now we'll understand what reforms are required in the Security Council. तो बेसिकली इसकी हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे, फिर हम इस न्यूज पर आते हैं। ठीक है, in 1914 there was फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये कब तक चली? 1914 से 1918 तक चली। आफ्टर दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इट वाज डिसाइडेड दैट कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो कि वार को रोके, यानी कि इन फ्यूचर कोई भी वार नहीं होनी चाहिए। तो वहां पर लीग ऑफ नेशंस को बनाया। तो द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीग ऑफ नेशन वाज दैट कि नो सब्सिक्वेंट वर्ल्ड वॉर शुड हैपन इन द वर्ल्ड। लेकिन despite the constitution of League of Nations, we had the another world war, that is the second world war in 1939 और वो कब तक चली? 1945। तो यहां पर it was considered as that it is the failure of the League of Nations, इसलिए लीग ऑफ नेशन को रिप्लेस करके एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई एंड इट इज नोन एज द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में 51 मेंबर्स थे और ये जो 51 मेंबर्स थे ये फाउंडिंग मेंबर्स थे, मतलब इनिशियली 51 कंट्रीज ने उस चार्टर को साइन किया था। उस टाइम पर ये प्रपोज था कि 51 मेंबर्स में से 11 मेंबर्स जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल में होंगे।
लेकिन सब्सिक्वेंटली सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स रखे गए, 5 परमानेंट मेंबर्स और 10 नॉन परमानेंट। अब जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? यूएसए, यूके, रशिया, चाइना और फ्रांस, ये 5 परमानेंट हैं। अब इस एडिटोरियल न्यूज में और आर्टिकल में शशि थरूर जी का कंसर्न ये है कि देयर आर टोटल 193 मेंबर्स इन द यूएन चार्टर, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में केवल 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, देयर द टर्म और देयर ड्यूरेशन इज ओनली ऑफ 2 years. तो अकॉर्डिंग टू द कंसर्न ऑफ the author or the Shashi Tharoor ji, this is not a adequate representation. This is not the adequate representation. तो यहां पर सिक्योरिटी काउंसिल में ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है कि व्हाट इज द रीजन कि दैट देयर इज द लैक ऑफ एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन और द मोर नंबर ऑफ कंट्रीज आर नॉट इन द सिक्योरिटी काउंसिल। इसका रीजन है अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ दिस यूएन चार्ट। अब व्हाट इज द अमेंडमेंट प्रोसीजर? तो 193 मेंबर्स के 2/3 मेंबर्स इसमें अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड रीजन ये है कि जो वीटो पावर है, सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जो भी हमने आपके साथ डिस्कस किए, यूएसए, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस, इनके पास डबल वीटो पावर है। नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस डबल वीटो पावर। वीटो पावर क्या मतलब क्या होता है कि अगर एक भी कंट्री किसी डिसीजन पर एग्री नहीं है तो वो डिसीजन सिक्योरिटी काउंसिल में पास नहीं होगा, ठीक है। अब डबल वीटो क्या है कि यहां पर जो वीटो पावर है वो सिक्योरिटी काउंसिल 2 स्टेजेस पर एक्सरसाइज करती है। फर्स्ट स्टेज है कि ये डिसाइड करती है वेदर अ मैटर इज सब्सटेंशियल और प्रोसीजरल इन नेचर। First point is whether a matter is substantial or procedural in nature. It is decided by the 5 permanent member of Security Council. अब अगर सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर ने ये डिसाइड कर लिया कि कोई मैटर सब्सटेंशियल है या प्रोसीजरल है, तो एक तो यहां पर वीटो अप्लाई की जाती है। सेकंड, अब उस मैटर को पास कराने के लिए 5 परमानेंट कंट्रीज की कंसेंट होनी चाहिए। अगर उनकी कंसेंट नहीं है तो ये मैटर पास नहीं हो सकता। सो दीज आर सम इश्यूज because of which there is the lack of adequate representation in the Security Council as stated by the author of the article or the Shashi Tharoor. Now we come to the next news, women's quota rhetoric and reality. तो इसमें जो ऑथर हैं वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। इनका व्यू है कि although वोमेन रिजर्वेशन बिल पास किया गया और ये वोमेन रिजर्वेशन बिल काफी समय तक पेंडिंग रहा, अराउंड 35 to 37 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद सब्सिक्वेंटली इसको 2023 में पास कर दिया। नाउ दिस बिल हैज बिकम एन एक्ट, ठीक है, बट इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज सब्जेक्ट टू द 2 कंडीशंस। फर्स्ट इज द सेंसस एंड सेकंड इज द डिलिमिटेशन। तो ये कब आएगा? एनफोर्स में। ये फोर्स में तब, एनफोर्स में जब आएगा, इनफोर्स में तब होगा तब ये जबकि सेंसस पास होगा और क्या होगा, डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। नाउ द लीगल पॉइंट इज दिस कि यहां पर अब अगर गवर्नमेंट की इंटेंशन ये है कि वो रियली फीमेल को या वुमेन को एम्पावर करना चाहती है by giving them adequate representation in the Lok Sabha and the state legislature. सेकेंड पॉइंट ये है बच्चों कि ये जो रिजर्वेशन है वुमेन का 33%, दिस इज एप्लीकेबल टू द लोक सभा एज वेल एज टू द स्टेट लेजिस्लेचर एंड नॉट एप्लीकेबल टू द राज्यसभा एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। नाउ सेकेंड कंसर्न ये है कि अब अगर ये कंटिजेंट है किस पर, एग्जीक्यूटिव पर, क्योंकि
सेंसस कौन कराएगी? गवर्नमेंट कराएगी। डिलिमिटेशन कमीशन कौन बनाएगी? गवर्नमेंट बनाएगी। तो ये कंटिंजेंट है इन एग्जीक्यूटिव पर। जनरल रूल में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। अब मान लिया कोई कानून लेजिस्लेचर ने बना दिया तो वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन यहां पर इस सिचुएशन में मोर पावर्स सीम्स टू बी गिवन मोर पावर्स सीम टू बी गिवन टू द एग्जीक्यूटिव, क्योंकि बिकॉज इट विल डिपेंड अपॉन द will of the government when it will constitute the delimitation commission or when will it conduct the census. सेकेंड पॉइंट ये है कि ये जो है इट रिलेट टू द 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो क्या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की एप्लीकेशन एग्जीक्यूटिव के विम्स एंड कैप्रिस पर डिपेंड कर सकती है? सो आंसर इज नो। लेकिन इस सिचुएशन में ये है, तो यहां पर ऑथर कहना चाहते हैं कि जो वोमेन्स कोटा है ये रियलिटी है या केवल ये एक पॉपुलिस्ट मीजर है कंसीडरिंग द लोकसभा इलेक्शन इन 2024. Now we come to the next news. Concerns about government fact check unit. What is this fact check unit? So basically recently पार्लियामेंट ने आईटी रूल्स को अमेंड किया है and these are information technology intermediary guidelines and digital media ethics code amendment rule 2023. शॉर्ट में हम इनको बोल सकते हैं आईटी रूल्स। अब ये जो आईटी रूल्स अमेंडमेंट किए हैं इनको इनकी लीगलिटी को चैलेंज किया गया है, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट में। और पर्टिकुलरली किस रूल की लीगलिटी को चैलेंज किया गया है? दिस इज रूल 31B सब क्लॉज 5 ऑफ आईटी रूल्स। ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज ये हैं कि पहली बात तो ये फैक्ट चेक ऑथोरिटी है, ठीक है, ये जो फैक्ट चेक यूनिट है इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस रूल, ठीक है, रूल 31B क्लॉज सब क्लॉज 5. अब दिस ऑथोरिटी हैज द discretion to decide whether any information relating to the government on social media is false or misleading. कौन से वर्ड यूज किए गए हैं? false और misleading, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जब ये जो ऑथोरिटी है इट विल डिसाइड रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू गवर्नमेंट ओनली, ठीक है। तो कंसर्न ऑफ द पेटिशनर इज दैट कि इट विल अमाउंट टू अ सेंसरशिप on the part of the गवर्नमेंट और ये वायलेट कर सकती है आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकेंड पॉइंट ये है कि अब यहां पर केवल गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन को ही कंसीडर किया गया है और प्राइवेट इंफॉर्मेशन को कंसीडर नहीं किया गया है। तो दूसरा कंसर्न ये है पेटिशनर का कि दैट इट इज नॉट अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 14 जो है वो दो बात करता है, एक है रीजनेबल क्लासिफिकेशन और दूसरा है क्लास लेजिस्लेशन, ठीक है। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन ये नहीं लगता कि व्हाई यू आर एक्सक्लूडिंग द फॉल्स एंड मिसलीडिंग information of a private individual and the false and misleading information regarding the government of India, regarding the business of the government of India. So it is not a reasonable classification. नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि जो जिस पर्सन की ये इंफॉर्मेशन है विच इज कंसीडर टू बी फॉल्स और मिसलीडिंग, he is not given any right to represent himself. So it is considered as the violation of principle of natural justice. तो अगर हम किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन को फॉल्स या मिसलीडिंग बोल रहे हैं then we should also give that person a right to represent himself, that the information given by that person is not false or misleading. तो अगर हम उसको ये राइट नहीं दे रहे हैं, उसको ये एक अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, तो इट इज कंसिडर्ड एज द वायलेशन ऑफ द this principle of natural justice
namely Audi Altrum Partum. Audi Altrum Partum. Audi Altrum Partum का मतलब होता है hear the other side. Now we come to the next, the event before and after the Operation Polo. तो यहां पर ये जो वर्ड है ऑपरेशन पोलो, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है. Rest of the information is not important, so I'm discussing it with you. बेसिकली जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो उस समय हमारे देश में 565 रियासतें थी. अब ये जो 565 रियासतें हैं, इनसे बोला गया था कि अगर कोई रियासत या कोई प्रोविंस पाकिस्तान जाना चाहता है तो वो पाकिस्तान जा सकता है, कोई इंडिया में रहना चाहता है तो वो इंडिया में रह सकता है. सो देयर वाज सेटलमेंट ऑफ 563 रियासत. Some went to the Pakistan or some joined the Pakistan and some remained in India. But there were two riyasats, namely Hyderabad और जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर का सब्सिक्वेंटली एक्सेशन हो गया इंडिया के फेवर में, जिससे कि आर्टिकल 370 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में उसको स्पेशल स्टेटस दे दिया गया, जिसको 2019 में रिवोक कर दिया गया. जो हैदराबाद की रियासत थी या प्रोविंस था, इट वाज टेकन बाय आवर आर्मी फ्रॉम द निजाम ऑफ हैदराबाद बाय द ऑपरेशन पोलो, ठीक है. सो हेयर द टर्म ऑपरेशन पोलो refers to the taking of province of Hyderabad by the military of India. बाकी इसमें जो है कुछ बुक्स के नाम दिए गए हैं, these are not important from your examination point of view. Now we come to next news. आप लीडर मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट इंडेफिनिट सस्पेंशन. तो आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा मेंबर हैं राघव चड्ढा जी, he has approached the honorable supreme court इस ग्राउंड पर कि उनको जो सस्पेंड किया गया है वो एक इंडेफिनिट पीरियड के लिए सस्पेंड किया गया है, ठीक है. जिससे उनकी कंटेंशन के हिसाब से अगर किसी पर्सन को या किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इंडेफिनिट पीरियड के लिए सस्पेंड किया जाता है, इट अमाउंट्स टू द वायलेशन ऑफ रूल 256 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है. एक दूसरी टर्म यहाँ पर यूज की गई है, इट इज द टर्म साइन डाई. साइन डाई का मतलब यह है कि जब पार्लियामेंट की किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग को एक इंडेफिनिट पीरियड के लिए सस्पेंड किया जाता है, देन वी कॉल इट साइन डाई. साइन डाई सस्पेंशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स. नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज. सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड ऑन वुमेन्स राइट टू एंड 26 वीक प्रेगनेंसी. So it is a very interesting case. There is law in our country, namely Medical Termination of Pregnancy Amendment Act 2021. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. Medical Termination of Pregnancy Amendment Act 2021 ये कहता है कि जो मिसकैरेज है किसी भी फीटस का, वो 24 वीक्स तक अलाउड है, ठीक है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस. अब ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस क्या है कि अगर बच्चे की माँ की जान को कोई खतरा हो तब उसको अबॉर्ट किया जा सकता है, या फिर फीटल को डिफॉर्मिटी हो, ठीक है. तो अगर फीटस में डिफॉर्मिटी है तो उस ग्राउंड पर उसको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है. अब यहां पर जो केस है ये 26 वीक का है. ये टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज अलाउड आफ्टर टेकिंग द एडवाइस ऑफ अ मेडिकल बोर्ड. तो इस गिवन सिचुएशन में एक फीमेल के 2 चिल्ड्रन ऑलरेडी थे और अभी उसके जो थर्ड चाइल्ड है जो उसके वोम में है, तो वो उसको उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना चाहती है, ठीक है. तो शी वेंट और शी अप्रोच्ड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. Here, after taking the advice of the medical board, honorable judges allowed
the termination of the fetus in the given situation, but government approached in Supreme Court against such decision. Now the contention on the part of government was that के right of uh, right of woman to abort her child cannot violate the right of the fetus. अब यहाँ पर एक तो वुमेन के राइट है और दूसरा उस फीटस का राइट, ठीक है, क्योंकि अगर किसी फीटस में ये पोटेंशियलिटी है कि वो जिंदा रह सकता है या एक वो प्रॉपर ह्यूमन बीइंग होगा, तो अगर उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, या उसका मिसकैरेज करा दिया जाता है, इट विल आल्सो अमाउंट टू द राइट ऑफ दैट फीटस। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की कंटेंशन ये है कि दोनों के राइट में कोई कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। Now we come to the next news, that is 3.21 lakh appeals pending with Information Commission. So there is a article 19(1)(a) of Constitution of India जो हमारे राइट देता है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमको राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट देता है। इस राइट से ही एक केस का नाम था, एक केस था इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ वेस्ट बंगाल। इस केस में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ वेस्ट बंगाल, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a) आल्सो इंक्लूड्स राइट टू नो, राइट टू नो, जानने का अधिकार, और इसी राइट टू नो से राइट टू इंफॉर्मेशन का जन्म हुआ, ठीक है। तो यहीं से इसका डेवलपमेंट हुआ और यहीं इसी के आधार पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 वाज एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। अब व्हाट इज द प्रोसीजर टू गेट द इंफॉर्मेशन इन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट? तो कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट से या पार्लियामेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है, सब्जेक्ट टू सम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मिलिट्री, ठीक है। नाउ तो जब कोई पर्सन एक आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करता है तो वो हर डिपार्टमेंट में अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एक होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अब ये जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, इसको एप्लीकेशन जाती है और इसकी ड्यूटी है कि ये विद इन 1 मंथ उसका आंसर दे, सेटिस्फैक्टरी आंसर दे। अब अगर कंसर्न पर्सन को सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता तो वो उसी डिपार्टमेंट में विद इन 30 डेज एक अपील फाइल करता है, ठीक है। अब ये जो न्यूज है ये इन अपील की बात करती है। 3.21 यानी कि 3.21 lakhs 3.21 lakhs appeals are pending regarding the information। अब इतनी सारी अपील्स पेंडिंग है तो इसकी वजह से जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है which has been given by the parliament to the citizen of India in 2005, ये इसका वायलेशन हो रहा है। तो इस न्यूज में ये कहा गया है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज, इजराइल फॉर्म इमरजेंसी गवर्नमेंट फॉर ड्यूरेशन ऑफ आवर। तो बेसिकली इजराइल में जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं वो प्रेजेंट जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, इनके साथ एग्री हो गए हैं कि इस वार के टाइम में उन्होंने एक टेम्पररी गवर्नमेंट फॉर्म कर ली है कि बाद में वो अभी वार चल रही है इनकी हमास के साथ, अभी ये प्रेजेंट गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और सब्सिक्वेंटली दे विल डिसाइड वेदर दे विल कंटेस्ट द इलेक्शन और नॉट, ठीक है। तो फॉर द टाइम बीइंग उन्होंने ये गवर्नमेंट फॉर्म कर ली है। सो आई हैव डिस्कस्ड ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। So that's all for today, my dear students. I will come again with the next such news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.